So we are going to discuss BJT today. Okay. Basically the analog electronics starts from here. So first let's discuss the bipolar junction transistor. So पहले हम इसकी फिजिकल उसकी बात करेंगे, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे. फिजिकल स्ट्रक्चर में वी कैन इजीली सी दैट दिस इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, बेस, इमिटर और कलेक्टर. ठीक है, और 2 जंक्शन बनते हैं यहाँ पे, एक NPN में एक बनता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं इमिटर बेस जंक्शन या बेस इमिटर जंक्शन, और इसको कहते हैं हम कलेक्टर बेस जंक्शन. सो इन दिस वे यहाँ पे क्या है, 2 बेसिकली जंक्शन बनते हैं और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम विड्थ की बात करें तो वी कैन इजीली सी फ्रॉम हेयर कि सबसे ज़्यादा विड्थ जो होता है ना वो कलेक्टर का होता है और सबसे कम जो विड्थ होता है ना वो बेस का होता है, और इमिटर का जो विड्थ होता है वो कुछ मीडियम में ही होता है. अगर हम डोपिंग लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा डोपिंग लेवल इमिटर का होता है और सबसे कम डोपिंग लेवल बेस का होता है, और कलेक्टर का जो डोपिंग लेवल होता है वो मीडियम होता है. इफ़ वी सी द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस ट्रांजिस्टर देन वी कैन इजीली सी दिस NPN, कि हम किस तरीके से NPN लगाते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर में. तो और PNP का भी हम देख सकते हैं, जहाँ पे N है वहाँ पे P भी रिप्लेस कर देंगे तो ये PNP इस तरीके से हो जाएगा. और हम जैसे N से हमने इमिटर को कनेक्ट कर दिया, P से हमने बेस को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और C से हमने कलेक्टर को कनेक्ट कर दिया. तो यही है सिंबल, ये हैं उसके सिंबल, दोनों के सेम है. सिंबल का सिंपल मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पहला सिंबल है NPN वाला, उसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बेस और कलेक्टर का जो करंट है वो कंबाइन होकर किस में जा रहा है, इमिटर में जा रहा है. और जो सेकंड वाला सिंबल है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले इमिटर का जो करंट है वो बेस और कलेक्टर का जो करंट आ रहा है वो क्या कर रहा है, कलेक्टर और बेस का जो करंट आ रहा है वो इमिटर में जाएगा. सिंपल बात है, इधर से बेस का करंट आ रहा है और इधर से कलेक्टर का करंट आ रहा है और उसी सीधे इमिटर में जाएगा. तो दोनों के लिए एक टर्म बहुत ही दोनों के लिए सेम होगी, वो होगी क्या कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB. ओके. BJT को फुल फॉर्म अगर हम देखा जाए तो हम इसको कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर का मतलब क्या है, बाइपोलर का मतलब है कि दिस इज यहाँ पे 2 तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ओके. एंड जंक्शन, बिकॉज यहाँ पे 2 जंक्शन है इसलिए एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस में अगर हमें एक्टिव रीजन में एज ए एम्पलीफायर इसको यूज करना है तो एक जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है और दूसरा जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है. ट्रांसफ़र रजिस्टर, इसका मतलब क्या होता है, देखो एम्पलीफाई कैसे करता है कोई, ये जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे एम्पलीफाई करेगा. इसका एम्पलीफाई करने का तरीका सिंपल है कि जो करंट है वो तो सेम रहती है, मतलब कलेक्टर जो करंट होती है बेसिकली वो आउटपुट साइड भी सेम रहती है. हम क्या करते हैं बेसिकली जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है ना वो बढ़ा देते हैं. तो मान लो हमारा कलेक्टर है सेम, इधर मान लो 5 एम्पियर है और इनपुट साइड में हमारा जो कलेक्टर का वैल्यू, जो रजिस्टर का वैल्यू वो मान लो 10 ओम है, तो हमारा 50 वोल्ट वोल्टेज हो गया. ठीक है. जब हम उसको दूसरी साइड कर रहे हैं तो R का वैल्यू बढ़ाया जाए तो जो V/R का जो I इंटू R का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिल रहा है. तो इसीलिए कहते हैं इसको ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस. तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम सिग्नल को एक लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसी एक्शन को हम कह देते हैं कि ये क्या हो गया, एम्पलीफिकेशन एक्शन हो गया है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दोनों जंक्शन है उसको हम एज ए 2 डायोड की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो जो पहला वाला डायोड होगा जो कि बेस इमिटर वाला है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा अगर हमें एक्टिव रीजन में एज ए एम्पलीफायर काम करवाना है, और जो BC वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में रहेगा. तो वही हमने दिखाया कि किस तरीके से हम ये दोनों जंक्शन हैं उनको एज ए इंडिविजुअल डायोड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो ICO है वो क्या है, बेसिकली रिवर्स लीकेज करंट को इंडिकेट कर रहा है. तो वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि हमें अगर मान लो पहला वाला जंक्शन जो है उसको फॉरवर्ड बायस में करना है,
तो मतलब बेसिकली मेरे को बी ई जंक्शन, इसको मेरे को फॉरवर्ड बायस में करना है, तो मेरे को बी का वोल्टेज ई के कंपेरेटिव में ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो वही किया मैंने, वी बी ई, बेसिकली मैं इसको वी बी ई रखूँगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव है भी। और अगर मेरे को इसको रिवर्स बायस में करना है तो मैं क्या करूँगा, वी सी का वोल्टेज हमेशा वी बी से ज़्यादा होना चाहिए। ये इस एंड का वोल्टेज अगर इस एंड से ज़्यादा होगा तभी तो ये वाला जो सेकंड वाला डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा ना। तो ये हमने कर भी रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स, तो यही है, अगर हमें इसको एज ए एक्टिव रीजन की तरह काम करवाना है तो हम क्या करेंगे, जो J1 हमारा जंक्शन है उसको हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करेंगे, और जो J2 जंक्शन है उसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे। और फॉरवर्ड बायस में अगर हमें कभी भी जंक्शन को ऑपरेट करवाना हो तो हम दो तरीके से, हमने देख लिया कि इस तरीके से वोल्टेज से देख लिया, और दूसरा तरीका होता है कि जो N वाला जो डोपिंग रीजन है, नेगेटिव वाला डोपिंग, उसको नेगेटिव सप्लाई के एंड से कनेक्ट कर दो, और जो P वाला है उसको पॉजिटिव सप्लाई से कर दो, तो वो जंक्शन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और अगर हमने इसका रिवर्स कर दिया तो वो जंक्शन ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो J1 ऑन है क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, देखो ऊपर N P N, तो जो N वाला टर्मिनल है वो हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो N से N नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, और P वाला जो है बेस तो पॉजिटिव है ना, तो ये किससे कनेक्ट हुआ है, P वाले रीजन से, इसलिए ये जंक्शन जो J1 है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जो J2 है उसमें उसके केस में ये उल्टा हो रहा है तो वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, यही है। लेट्स सी द सेकंड पे, इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो जो J1 है, हमने ऊपर देखा कि J1 को हम EB जंक्शन भी कहते हैं, वो फॉरवर्ड बायस में है, और जो J2 है हमारा जो CB जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है। तो बेस क्या है बेसिकली, ये पहली बार तो इसका एरिया बहुत छोटा है और एक लाइटली डोप्ड एरिया है, ठीक है। IC का इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस IC 0, ठीक है, रिमेंबर दिस इक्वेशन। और ये वाला जो इक्वेशन है ये तो यूनिवर्सली ट्रू है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ओके। ये सभी केसेस में अप्लाई होगा कि जो इमीटर में जो टोटल करंट जाएगा वो बेस और कलेक्टर दोनों का मिलकर जो करंट टोटल होगा वो जाएगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू होता है ना वो जनरली लेस देन 1 होता है, नियरली 1 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू जो 9 ये बता रखा है कि 0.95 to 998 होता है, तो ये हम मान सकते हैं कि नियरली 1 होता है, 1 से छोटा ही होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, सिंपल। और 3 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। तो और कॉमन एमिटर वाला जो है वो काफ़ी कॉमन है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कॉमन बेस, कॉमन तो बेस हो गया, और इनपुट कहाँ से ले रहे हैं हम, इमीटर से, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं हम, कलेक्टर से, ठीक है। अब हमें सप्लाई देखो कनेक्ट करनी है, सप्लाई इस तरीके से कनेक्ट करो कि जो हमारा बी जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, मतलब बी को ज़्यादा, अब बी का तो वोल्टेज 0 है तो ई को हमको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि जो ई है वो बी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाए। और सी में क्या करना पड़ेगा, सी में ऐसा वोल्टेज कनेक्ट करो ताकि वो जो सी वाला टर्मिनल है वो बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो जाए। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई लगाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई लगाएंगे। तो बेसिकली ये जो सप्लाई का जो पोलैरिटी होता है वो इसीलिए होता है टू मेक द वी बी जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एंड दिस पर्टिकुलर पोलैरिटी इज टू मेक द बी सी जंक्शन इन रिवर्स बायस, ओके। तो इससे क्या होगा, हम ये क्यों कर रहे हैं अरेंजमेंट, टू मेक द होल अरेंजमेंट इनटू द एक्टिव मोड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें पता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में होते हैं, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में होते हैं। यहाँ पे बेस तो कॉमन है, तो इनपुट करंट कितना हो गया IE, और आउटपुट करंट IC है, ठीक है। और इनपुट वोल्टेज हमें सिंपल दिख रहा है EB, और ये B कह सकते हैं, EB है सिंपल। और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आउटपुट वोल्टेज है वो VCB है। चलो, IE इज इक्वल टू हमने देख लिया कि IB प्लस IC होता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमेशा ट्रू है। IC को मैंने पहले भी लिखा था कि अल्फा IE प्लस IC 0। IC 0 क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट सिंपल है कि ये जो डायोड है ये रिवर्स में है, ठीक है, ये क्या है, रिवर्स बायस में। लेकिन हमने एक चीज़ जानते हैं कि जो कलेक्टर है उसका वोल्टेज बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, इससे कुछ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा। तो और ये इमीटर का करंट तो है जो है, क्योंकि वो तो अगर मैं कलेक्टर का करंट कहूँ टोटल, तो वो क्या होगा, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट प्लस इमीटर का करंट,
ओके। तो आई सी इज इक्वल टू अल्फा ई प्लस आई सी जीरो। आई सी जीरो क्या है? रिवर्स सेचुरेशन करंट। अब आई सी जीरो को मैं आई सी बी ओ भी कह सकता हूँ। आई सी बी ओ क्या है? कलेक्टर बेस। ओके, कलेक्टर बेस हो गया बेसिकली कि रिवर्स सेचुरेशन में कलेक्टर बेस जंक्शन का करंट कितना है, वो वाला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आई ई होता है ना, अल्फा ई लगभग आई ई है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू नियरली 1 होता है, तो अल्फा ई को मैं आई ई मान सकता हूँ। और आई ई का जो वैल्यू होता है ना, वो आई सी बी ओ से काफ़ी बड़ा होता है। तो मैं नियरली कह सकता हूँ कि आई सी इज इक्वल टू अल्फा ई, या फिर आई सी इज इक्वल टू लगभग आई। तो जो अल्फा है आई सी अपॉन आई ई है, ठीक है, और अल्फा का वैल्यू लगभग 1 होता है। तो ये क्या हो गया? आई सी क्या है? आउटपुट करंट, आई ई क्या है? इनपुट करंट। तो ये क्या हो गया? हमारा कॉमन बेस करंट गेन हो गया। तो हमने देखा कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर तो नियरली, एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा है वो नियरली 1 है। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इससे अगर हमें आउटपुट में एम्पलीफिकेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखो, करंट तो लगभग सेम है। मान लो अल्फा का वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट सेम हो जाएगा। इनपुट करंट और आउटपुट करंट सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मान लो इनपुट का जो वोल्टेज है, यहाँ रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो ये जो करंट तो यहाँ भी है, तो हम आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है ना, उसको काफ़ी बड़ा रख देंगे। उससे क्या होगा? अगर करंट सेम भी रहा तो भी हम ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। और इन दिस वे वी कैन एम्पलीफाई द वोल्टेज लेवल्स फ्रॉम द इनपुट। अब देखो, हम ड्रॉ करते हैं रिलेशंस, अर्ली इफेक्ट। तो हम पहले क्या करते हैं? इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होते हैं? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में होते हैं। और आउटपुट करंट, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक जब आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आउटपुट वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा, तब की बात हो रही है। तो यहाँ पे इनपुट करंट तो हमें पता है आई है, और आउटपुट जो कर वोल्टेज है, इनपुट जो वोल्टेज है वो वी बी है। तो बेसिकली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा ना, वो आई ई और वी बी के बीच में होगा। तो मैंने जो ब्लैक में ड्रॉ कर रखा है ये हो गया। अब ये होना भी चाहिए क्योंकि ये बेसिकली सेम एज ए फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि हमने देखा था कि जो बी जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बाइस में है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी सेम एज द फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। तो ऐसे ही है सिंपल। 0.7 वोल्टेज के बाद में करंट एकदम से राइज करेगा आई ई, ठीक है, वी बी जब ग्रेटर देन हो गया। और हमने देखा है कि जो वी सी बी है, मैंने देखा है कि आउटपुट वोल्टेज कितना है यहाँ पे वी सी बी है, तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने वी सी बी को एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब मेरा जो ये ब्लैक वाला कर्व आया है वो किसके रिस्पेक्ट में आया है? ये आया है वी सी बी इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में जब मैंने ड्रॉ किया। लेकिन अगर मान लो मैं आउटपुट वोल्टेज को अब चेंज करता हूँ, कांस्टेंट नहीं रखता हूँ, तो किस तरीके से चेंज होगा हमारा ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्क्राइब होता है अर्ली इफेक्ट से। आप देखते हैं अर्ली इफेक्ट क्या है। अर्ली इफेक्ट को हम बेस मॉड्यूलेशन इफेक्ट भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन इन द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बेस इन अ बीजेटी ड्यू टू द वेरिएशन इन द अप्लाइड बेस ऑफ द कलेक्टर वोल्टेज। ओके, कि अगर हम कलेक्टर वोल्टेज को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो बीजेपी का जो बेस रीजन है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है। लेट्स सी दैट। हमें पता है कि अगर मैं जो यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था वो तो रिवर्स बाइस में था, यहाँ पे जो ये वाला जो डायोड था वो रिवर्स बाइस में था। तो अगर मैं मान लो वी सी बी को फर्दर बढ़ाऊंगा तो जो डिप्लीशन रीजन है वो और बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई अगर मैं वी सी बी को बढ़ाता हूँ तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी ना, क्योंकि डायोड तो और ज़्यादा रिवर्स रीजन में चला जाएगा बिफोर द ब्रेकडाउन, तो विड्थ बढ़ती है। तो मान लो पहले टोटल विड्थ इसकी डब्ल्यू बी थी, तो अगर हम इलेक्ट्रिक विड्थ की बात करें, ये तो हमारा मटेरियल देखो मेटलर्जिकल विड्थ हो गया, ये तो फिक्स है, डब्ल्यू बी है हमारा, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यू है उसमें क्या है, ये हमारी है डिप्लीशन विड्थ। ओके, अब ये अगर डब्ल्यू बढ़ेगा हमारा तो, और ये है हमारी इफेक्टिव विड्थ, तो हमारी इफेक्टिव विड्थ तो घटेगी ना। अरे भाई डब्ल्यू बी तो फिक्स है। और अगर हम कह रहे हैं कि रिवर्स, अगर हम वी सी बी बढ़ाते हैं तो डायोड के अक्रॉस रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ेगा। इससे क्या होगा? डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा। डिप्लीशन लेयर का विड्थ मतलब डब्ल्यू बढ़ेगा, तो डब्ल्यू इफेक्टिव घटेगा ना। तो डब्ल्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू। तो ये जो डब्ल्यू है अगर ये बढ़ता है तो हमारा डब्ल्यू इफेक्टिव कम होगा। तो लेट्स सी दैट।
तो हमारा अगर VCB बढ़ेगा, VCB हमारा W बढ़ेगा, W बढ़ेगा तो हमारा W इफेक्टिव घटेगा, और अगर हमारा W इफेक्टिव घटता है उसकी वजह से IE जो होता है ना वो बढ़ता है। तो मैं सिंपल टर्म में कह सकता हूँ कि अगर मेरा VCB बढ़ेगा तो मेरा IE बढ़ेगा, ठीक है। तो VCB बढ़ेगा, IE बढ़ेगा, ये हुआ सिंपल मतलब। तो उसी तरीके से अब मैं IE कैसे बढ़ेगा, IE तो इधर बढ़ेगा, तो अगर मैं VCB को बढ़ाता हूँ इधर VCB बढ़ेगा तो करंट कर इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि इधर क्या हो रहा है फिर IE बहुत एब्रप्टली बढ़ रहा है। इफ आई टॉक अबाउट दी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में होंगे, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, जब हमारा इनपुट करंट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब IC वर्सेज VCB व्हेन द IE इज कांस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट करंट के लिए बना लो। तो हमें पता है कि ये वाला जो रीजन था आउटपुट में, आउटपुट कहाँ है, आउटपुट तो इसका यहाँ है ना, हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं VCB से, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना दैट वुड बी सेम एज अ रिवर्स बायस ऑफ द डायोड, बिकॉज जो हमारा CB वाला डायोड है वो रिवर्स बायस में है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना वो भी एक तरीके से रिवर्स बायस डायोड की तरह आएंगे। और अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे ना तो हमें पता है रिवर्स बायस के उसके ऐसे आते हैं, रिवर्स बायस डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आता है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँगा तो वो वैसा ही है बेसिकली, अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, तो मान लो मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर मैंने IE फिक्स कर लिया, तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि IC इज इक्वल टू कितना होता है अल्फा IE प्लस ICBO। तो अगर मैं IE को 0 सेट करता हूँ, मान लो मेरा ये आई, तो IC इज इक्वल टू ICBO, कट ऑफ ICBO क्या है वही जो रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो ये रहा ICBO जब मेरा IE 0 है। और हमने यहाँ से देख सकते हैं कि ICBO तो बहुत छोटा होता है, तो IC लगभग अल्फा I और अल्फा का वैल्यू लगभग 1 होता है, तो IC और IE जो होगा ना वो लगभग बराबर ही होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से कर्व आएगा, अगर मैं ठीक है इस तरीके से कर्व आएगा, देखो जब मैं IE को 0 सेट करता हूँ। अब अगर मैं IE को बढ़ाता हूँ तो ये जो कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि IE को बढ़ेगी, IE की वैल्यू तो IC भी बढ़ेगी ना, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो ये रहा, इसी तरीके से मैं अगर IC बढ़ाता जाऊँगा तो ये IE बढ़ाता जाऊँगा तो मेरा IC भी बढ़ता जाएगा प्रोपोर्शनल रेट में। मतलब अगर ये 15 मिली एम्पियर है तो IE का वैल्यू भी लगभग 15 मिली एम्पियर ही आएगा। अब यहाँ से हम क्या चीज़ देख सकते हैं, रीजन, ये सेचुरेशन रीजन है, ये एक्टिव रीजन है और ये कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन के लिए क्या हुआ, जब IE का वैल्यू जो है, जो IC का जो वैल्यू है, अगर वो ICBO से कम हो जाए तो मैं कहूँगा कि ये कट ऑफ रीजन में, या फिर मैं सिंपली कह दूँ कि अगर IE का वैल्यू 0 है तब क्या हो जाएगा, मतलब इनपुट करंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। तो IE का वैल्यू अगर 0 है तो हम कहते हैं कट ऑफ रीजन में चला गया। सैचुरेशन रीजन के लिए क्या है, जब VCB 0 हो जाए, VCB 0 का मतलब क्या हो गया, अरे भाई ये जो हमारा डायोड है, अगर मेरा ये C है और ये B है, और अगर ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का VCB नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि B मोर पॉजिटिव देन C, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, मतलब सैचुरेशन रीजन, तो VCB को हमको नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर VCB नेगेटिव हो गया तो ये जो सेकंड वाला डायोड है वो भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और हमारा डायोड क्या हो जाएगा, हिंदी जो हमारा BJT है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन जोन में चला जाएगा। कट ऑफ के लिए वी नो कि करंट जो है, इनपुट जो करंट IE है उसका वैल्यू अगर 0 हो जाए या 0 से कम तो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहला वाला जो डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में है उसकी सिचुएशन देखो, उसका सिचुएशन सिंपल है, वो फॉरवर्ड बायस में है और यहाँ हमारा B है और ये हमारा E है, ठीक है। अब देखो अगर मेरा IE मेरा इधर से फ्लो हो रहा है, ये मेरा IE है, ठीक है, इसको मैं IE कह सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं IE को नेगेटिव करता हूँ तो सिंपल बात है कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगी नहीं, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस है, ये यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। तो अगर मेरा इस डायरेक्शन में
जब मेरा आई का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये डायोड जो है रिवर्स बायस में चला गया और दूसरा वाला तो रिवर्स बायस में है ही, तो मतलब क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन, दोनों जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, कट ऑफ रीजन। तो आराम से हम इस डायोड को देख के पता लगा सकते हैं, सॉरी, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि कब ये कट ऑफ में होगा और कब ये सैचुरेशन में होगा। सिमिलरली यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ से देखो, अगर जब आई का वैल्यू 0 है, या मैं कहूँ कि वी का वैल्यू अगर 0.7 से कम हो गया, मतलब आई का वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, ये कट ऑफ रीजन है काइंड ऑफ। अब हम देखते हैं इसका एम्पलीफाइंग एक्शन। ठीक है, एम्पलीफाइंग एक्शन के लिए एम्पलीफाइंग एक्शन, तो एम्पलीफाइंग एक्शन में हम क्या देख रहे हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, देख लिया। अगर मैं उसको मैंने वी आई इज इक्वल टू 200 मिली वोल्ट प्रोवाइड किया और आउटपुट में 5 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिया, और हम वी वांट टू सी दैट। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कर्व है, उसका जो स्लोप होता है ना, दैट इज 1 रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हमारा स्लोप बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस जो होगा ना वो कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो हम देख ही सकते हैं, अगर हमारा स्लोप घटेगा तो हमें पता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस की बात हो रही है। बीजेटी है ना, इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस, सिंपली इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, और आउटपुट भी क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो हम अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा स्लोप बढ़ता है, स्लोप बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस ऑपरेशन फालतू के कर करके मत देखो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, दैट वुड हेल्प। अब हम दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कॉमन एमिटर वाला कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द एम्पलीफिकेशन मोड इज कंसर्न। ठीक है, एम्पलीफायर के लिए हमें जब भी ऑपरेशन करना होता है तो हम इसी मोड को यूज़ करते हैं, और इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम वी विल गोइंग टू सी कि वाई दिस मोड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एम्पलीफिकेशन मोड। तो अगेन वी विल सी दैट ये जो कनेक्शन है वो इस तरीके से होंगे कि हमारा जो बी जो जंक्शन है वो क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस में हो जाए, और जो हमारा सी बी जंक्शन है वो रिवर्स बायस में हो जाए। तो हमें पता है एमीटर को तो ग्राउंड कर दिया, मतलब 0, तो बी क्या होना चाहिए, एमीटर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो कर दिया। और जो कलेक्टर वाला वोल्टेज होना चाहिए वो बेस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो भी हमने कर दिया। तो सिंपली यहाँ पे VCC जो होगा ना उसका वैल्यू VBB से ज़्यादा होगा। इससे क्या हो जाएगा, जो हम चाह रहे थे वो हो जाएगा कि जो EB वाला जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और जो CB वाला जंक्शन है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है भाई है। और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं, अब देखो यहाँ पे इनपुट कहाँ से ले लेंगे हम, इनपुट करंट हमारा IB है, और हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो VBE है, आउटपुट करंट IC है, और आउटपुट वोल्टेज हमें पता है VCE है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे IB वर्सेस VBE होंगे, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IC वर्सेस VCE होंगे, अनलाइक प्रीवियस केस। ओके, जहाँ पे हम अलग अलग जगह से इनपुट आउटपुट ले रहे थे। तो यहाँ पे चलो, तो हमें पता है एक इक्वेशन तो यहाँ भी फुलफिल होगी जो हर जगह होती है, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। IC को मैं कितना लिख सकता हूँ, IC इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा IE प्लस ICB हो। तो यहाँ से IC इज इक्वल टू अल्फ़ा, IE को मैं मुझे पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से IE का वैल्यू रख दो यहाँ पे, IC प्लस IB ICB। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से IC का वैल्यू इतना आ जाता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा IB 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ICB। और ये चीज़ हमें पता है कि अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा को हम बीटा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICE हो, जहाँ पे ICE हो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 ICB हो। दिस इज इम्पोर्टेंट। किस तरीके से देखो, IC इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा IB, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा को बीटा प्लस 1 लिखा हमने,
तो इस पूरी टर्म को फिर हमने आई सी ई ओ लिख दिया। तो ये हो गया आई सी इज इक्वल टू बीटा प्लस वन आई सी ई ओ। सी ई ओ का सिंपल मतलब क्या है, कॉमन एमिटर। वहाँ पे क्या था, आई सी बी ओ था, कॉमन बेस। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, वैसे तो आई सी ई ओ का वैल्यू बहुत बड़ा है। आई सी ई ओ को अगर हम आई सी बी ओ से कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई हुआ है और बीटा का वैल्यू लगभग 100 होता है। तो ये 100 टाइम्स है आई सी बी ओ का। लेकिन उसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से यहाँ पे आई बी हो जाता है, तो यहाँ पे बीटा आई बी के कंपेरिजन में छोटा ही है, ठीक है। तो आई सी ई ओ का वैल्यू आई इससे बहुत छोटा होता है, तो हम आई सी को सिंपल बीटा आई बी लिख सकते हैं। तो बीटा को कितना लिख दिया मैंने, आई सी अपॉन आई बी। आई सी आउटपुट करंट है, आई बी इनपुट करंट है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। और बीटा का वैल्यू लगभग 50 to 200 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है वो करंट को भी एम्पलीफाई करता है। तो मान लो ये तो बहुत हमारे लिए इसलिए एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन गेन देता है कि हमारा क्या है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस कम था और यहाँ पे करंट मान लो 5 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में ये क्या करा, करंट को भी बहुत तेज़ी से 50 टाइम कर दे रहा है। मान लो 100 टाइम्स कर दिया, 500 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस, तो हम वोल्टेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दैट वाज नॉट पॉसिबल इन द VCBO, क्योंकि वहाँ पे करंट जो एम्पलीफिकेशन था वो 0 था, तो हमें कम्प्लीटली जो रेजिस्टेंस के वैल्यू पे रिलाई करना पड़ रहा था 40 वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। सो दिस इज अ वेरी गुड करंट गेन एम्पलीफायर। तो इसीलिए हम इसको वाइडली यूज करते हैं फॉर एम्पलीफिकेशन। अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमें पता है कि आई बी वर्सेज वी बी होगा जब वी सी कॉन्स्टेंट है। तो चलो, तो हमने बना दिया, वही बनेगा वी बी वर्सेस आई बी, ठीक है। तो ऐसा बनेगा कि आई बी बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, लेकिन 0.7 वोल्टेज के बाद में एकदम से उठेगा। तो ये सिंपल बात है, क्योंकि ये जो ई बी जंक्शन वो फॉरवर्ड बाइस है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना वो एक फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस की तरह ही होंगे। तो हो गए, क्योंकि बी जंक्शन जो है हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है। तो ये लो, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, तो फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस की तरह हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने जब वी सी वो कॉन्स्टेंट रखा था, अब हम क्या करते हैं कि मान लो वी सी का वैल्यू मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा। मुझे पता है कि वी सी को मैं क्या लिख रहा हूँ, तो अर्ली इफेक्ट से हम पता लगाएंगे कि क्या होता है। चलो, वी सी को मुझे पता है वी सी बी प्लस वी बी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं वी सी को बढ़ाता हूँ तो वी बी तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये तो क्या है, फॉरवर्ड बाइस। ये क्या है, बेसिकली जो डायोड है उसके अक्रॉस का तो वोल्टेज है ही। अब डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस में है तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा ना वो 0.7 वोल्ट फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये वी बी जो है ना फिक्स है 0.7 वोल्ट। तो मैं वी सी में अगर कोई भी इंक्रीमेंट करता हूँ तो वी सी भी बढ़ेगा। और हमने पिछले केस में देखा था अर्ली इफेक्ट वाले में कि अगर वी सी भी बढ़ता है तो हमारा जो आई ई होता है वो क्या होता है, वो भी बढ़ता है। तो वी सी भी बढ़ता है तो हमारा आई ई बढ़ता है। वी हैव सीन दैट वेयर द अर्ली इफेक्ट वाले केस में हमने देखा ना, ये रहा आई ई बढ़ता है अगर वी सी भी बढ़ता है तो बेसिकली क्या हुआ, अगर हम वी सी को बढ़ाते हैं तो हमारा आई भी क्या होगा, और यहाँ पे देखो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो आई सी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है आई सी इक्वल टू कितना होता है, अल्फा आई ई। तो ये तो बढ़ेगा, लेकिन आई भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि हमें पता है आई ई तो हमारा फिक्स ही रहने वाला है। तो अगर हमारा आई ई बढ़ेगा तो आई सी बढ़ेगा, लेकिन आई भी क्या होगा, घटेगा। आई सी को अगर बढ़ना होगा तो आई बी को घटना पड़ेगा। तो अगर हमारा आई भी घटेगा तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो सिंपल एक बात याद रखो कि जैसे ही वी सी को हम बढ़ाएंगे तो हमारा आई भी क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम इधर जाते हैं तो इधर तो हमारा आई भी बढ़ रहा है, इसका मतलब वी सी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, वी सी घट रहा है, ठीक है। और इधर अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा वी सी जो होगा ना और भी बढ़ जाएगा, मतलब 40 वोल्ट हो जाएगा। चलो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, इसके ये रिवर्स बाइस वोल्टेज की तरह आएंगे, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बिटवीन आई सी वर्सेज वी सी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई बी, ओके। तो आई सी इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ, बीटा आई बी प्लस का बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। तो अगर मान लो मैं आई बी को, तो आई बी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मान लो मैंने एक वैल्यू चूज कर दिया कि आई बी 0 है, आई बी 0 के लिए मैं बनाता हूँ तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा इसका करंट, और जो ये वाला करंट होगा वो बेसिकली आई सी ई ओ हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आई सी ई ओ तो है बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये
अब अगर मैं आई बी का वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आई सी का वैल्यू इस टाइम आई प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आई सी कितना है मेरा बीटा प्लस 1 टाइम्स बीटा टाइम्स आई बी। तो अगर मैं आई बी को 0.1 लेता हूँ तो मेरा आई सी कितना हो जाएगा, मान लो मेरा बीटा 100 है, ये बीटा मेरा 50 है फॉर एग्जांपल, तो मेरा आई सी कितना हो जाएगा 5। अगर मैं आई सी को 0.2 लेता हूँ तो बीटा आई सी मेरा 10 हो जाएगा। तो इस टाइम क्या हमने क्या देखा कि आई बी का मैं थोड़ा सा बढ़ाते आई सी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल ही बढ़ेगा बढ़ने को, क्योंकि अगर मान लो 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से मैं बढ़ाता हूँ तो मेरा जो आई सी है वो भी उसी तरीके से बढ़ेगा। तो ये जो कर्व है इनके बीच का जो गैप है वो सेम सही होगा अगर हम सेम इंटरवल में बढ़ाते हैं आई बी को। तो और इसके नीचे वाला कट ऑफ रीजन है और ये हमारा सेचुरेशन रीजन है, उसको भी हम समझ लेते हैं कैसे। अब देखो कट ऑफ रीजन का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा करंट जो है आई बी वो लेस देन 0 हो गया। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो मेरा डायोड है वो बी ई, तो अगर मेरा इससे करंट जो 0 हो गया इसका मतलब ये तो रिवर्स बाइस में हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मेरा नेगेटिव करंट होता है आई बी, इसका सिंपल मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स बाइस में। दूसरा वाला डायोड जो है सी बी जंक्शन वो रिवर्स बाइस में ही, दोनों डायोड रिवर्स बाइस का मतलब क्या है, कट ऑफ, सिंपल। और अगर हमारा वी सी लेस देन 0 हो गया तो वी सी इज इक्वल टू, हमें पता है वी सी इज इक्वल टू वी सी बी प्लस वी बी होता है। अब वी बी में तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो अगर हमारा वी सी नेगेटिव तो वी बी नेगेटिव हो जाएगा। अब वी बी अगर हमारा नेगेटिव हो गया तो सिंपल बात है क्या हो गया, सेकेंड वाला जो डायोड है ऑन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन में चला जाएगा। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन अब तक हमने देख लिया कॉमन। अब हम देखते हैं कॉमन कलेक्टर वाला कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम बेसिकली एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसका जो गेन होता है वो नियरली 1 होता है, ये एम्पलीफायर है ही नहीं इन स्ट्रिक्ट टर्म्स। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग बिकॉज ऑफ द हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। ओके, सो इफ वी सी इट्स कॉन्फ़िगरेशन देन इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुड रिमेंबर कि जो बेस है उसको हम कलेक्टर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखते हैं और इधर क्या करते हैं, इमीटर को हम नेगेटिव रखेंगे बेस के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, काइंड ऑफ नेगेटिव ही है। तो जो सी बी वाला जो ये वाला पोर्शन होगा वो ये वाला जो जंक्शन है, सेकंड जंक्शन है, वो रिवर्स बायस है। तो ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन कलेक्टर वाले में कलेक्टर नीचे है, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा ना, क्योंकि कलेक्टर नीचे है। यहाँ पे इनपुट करंट क्या है आई बी, आउटपुट करंट क्या है हमारा आई ई, और कॉमन हमारा कलेक्टर टर्मिनल है। इनपुट वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, वी बी सी हमारा इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज हमारा वी सी ई हो जाएगा या वी ई सी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अगर हम मैं सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ इसकी, देखो पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं आउट, या फिर हम सबसे पहले KVL लगा के ये हमें पता है ये तो होता ही है, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई सी को मैं कितना लिख सकता हूँ, अल्फा आई प्लस आई सी बी हो, अल्फा आई प्लस आई सी बी हो प्लस आई बी। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इस आई सी की वैल्यू को पुट किया तो ये आ गया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो इतना आ गया, आई ई इज इक्वल टू गामा आई बी प्लस आई सी सी विच कुड बी ड्रॉन। अब मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रख सकते हैं। आई बी वर्सेस वी सी बी आएंगे, तो इस तरीके से होता है। अगर मैं वी सी बी का वैल्यू 1 और 2, जब वी सी कॉन्स्टेंट है तो वी सी को मैंने कॉन्स्टेंट करके देखा पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आया। ठीक है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आया इस तरीके से। अब अगर मैं वी सी का वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये इस तरीके इधर शिफ्ट होगा कर, क्योंकि हमें पता है कि वी सी का वैल्यू बढ़ता है तो वी सी बी का भी बढ़ेगा, सिंपल बात है, क्योंकि वी बी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और स्लोप जो है वो फिक्स रहेगा। अब अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिटवीन आई ई एंड
VCE फॉर द वेरियस लेवल्स ऑफ IB। अब देखो हमने एक चीज़ जानते हैं कि IC इज इक्वल टू कितना होता है अल्फा IE, और अल्फा का वैल्यू नियरली 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, IC इज इक्वल टू नियरली IE। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू मेक द कर्व बिटवीन दी IC एंड VCE। अब ये IC और VCE वाला कर्व तो हम अभी थोड़ी देर पहले बना के ही चुके हैं, IC और VCE वाला कर्व ये रहा। तो ये जो कर्व होगा ये सेम आएगा, कॉमन कलेक्टर वाला कर्व जो होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन कलेक्टर आर सेम एज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन इमिटर। ओके, तो इस तरीके से ही होगा। तो यही कर्व है, इसी से कंसिडर कर लो। ठीक है, नाउ वी वांट टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज हियर। अभी हमने देखा था कि रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा गामा। तो अगर मैं यहाँ के रिलेशन की बात करूँ तो सिंपली मुझे 3 रिलेशन याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जाए भाड़ में। IC पहला, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। ठीक है, बीटा टाइम्स IB। तीसरा रिलेशन मुझे याद रखना है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो क्योंकि अल्फा का जो वैल्यू होता है वो बीटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू जो होता है ना वो 1 से छोटा ही होता है। और कभी भूल जाओगे कौन सी टर्म ऊपर आएगी तो 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा होता है। तो बीटा का वैल्यू तो हमें पता है कि बहुत ही लार्ज रेंज में होता है, तो इसका तो नियरली 1 होता है। तो इसको बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ऊपर 1 प्लस अल्फा भी अगर हमने रख दिया तो भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, केवल यही केस वाला दे सकता है। तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो यही है, तो ये तीनों चारों रिलेशंस को याद रखो। अगला नेक्स्ट टॉपिक इज BJT एज अ स्विच, कि BJT को एज अ स्विच किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन में BJT का ऑपरेशन कैसा होता है। अब देखो ये इमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो सिंपल बात है, ये जो पहला वाला जंक्शन है वो JE, ये दूसरा वाला क्या है JC। JE जंक्शन में क्या है, पहले हम JE जंक्शन को चेक करेंगे। अगर JE जंक्शन अगर हमारा फॉरवर्ड बायस आता है या रिवर्स बायस आता है, उसके अकॉर्डिंग आगे वाला JC जंक्शन को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले अगर मान लो हमारा JE जंक्शन फॉरवर्ड बायस आता है तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो एक्टिव में होगा या सैचुरेशन रीजन में होगा। और अगर हमारा JE जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होता है तो अनदर 2 पॉसिबिलिटी, आइदर इट वुड बी इन द कट ऑफ और इन द रिवर्स। रिवर्स को हम खास डिस्कस करते नहीं है। तो अगर हमारा JE जंक्शन रिवर्स बायस में आ गया तो हम मानेंगे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो क्या है, रिवर्स बायस में है। अब देखो, और अगर हमारा JE फॉरवर्ड बायस में है तो हम JC को चेक करेंगे। हमारा जो JC रिवर्स बायस में हुआ तो हम एक्टिव रीजन में हो जाएंगे, और अगर वो फॉरवर्ड बायस में हुआ तो हम सैचुरेशन रीजन में हो जाएंगे। और इन टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग हम वी कैन सी दैट किस तरीके से रिवर्स वो होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जूम करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं। अब देखो ये वाली जो चीज़ है, यहाँ अच्छे से देखो, ये मैंने PNP लिख दिया। कहाँ है PNP, आई मस्ट हैव राउट दैट NPN। ठीक है, NPN वाला ट्रांजिस्टर मैंने लिया। अब देखो, अगर मेरे को JE को फॉरवर्ड बायस बनाना है तो P को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा और N को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा। तो देखो ये मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया। और अगर मेरे को ये जो CB वाला जंक्शन है इसको रिवर्स बायस में लाना है तो जो P वाला टर्मिनल है उसको मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा, और जो C वाला टर्मिनल है उसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा। तो सॉरी N वाला जो टर्मिनल है उसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो देखो JC रिवर्स बायस में हो गया। तो JC रिवर्स बायस में होने के लिए VCB ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इन NPN ट्रांजिस्टर, और JE को फॉरवर्ड बायस में होने के लिए VB हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो VB शुड बी ग्रेटर देन 0.7 फॉर JE टू बी इन द फॉरवर्ड बायस। ओके, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो हम कह देंगे कि एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। अब रेड से हमने सैचुरेशन रीजन दिखाया हुआ है, तो ये पहले वाला तो ठीक है, ये तो फॉरवर्ड बायस में है। दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस में कब हो सकता है,
रेड से देखो, अगर मैंने कलेक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, मतलब एन वाली टर्मिनल को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और इधर मैंने बेस को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब पी वाली टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर दिया, तो मेरा जेसी फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा अब। और ये कब पॉसिबल है? जब मेरा वीसी भी लेस देन 0 हो गया, तो मेरा ये सैचुरेशन रीजन में हो जाएगा। सो मैं इस पूरी स्टोरी का क्रक्स क्या कहना चाहता हूँ कि ये तो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही रहता है, क्योंकि ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि पहले हम स्पीड को चेक करेंगे। अगर ये फॉरवर्ड बायस में आएगा जे तभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये एक्टिव रीजन में काम करे या सैचुरेशन रीजन में काम करे। अगर ये रिवर्स बायस में हो गया तो सवाल ही नहीं उठता एक्टिव और सैचुरेशन का, ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगा। तो हमारा जो पहला रीजन है, मान लो ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर रहा है। अब जो वीसीबी है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो जो जेसी जंक्शन होगा ना वो रिवर्स बायस में होगा, और जो पूरा ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा होगा। और अगर हमारा वीसीबी जो है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो जेसी जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और जो हमारा पूरा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सैचुरेशन जोन में चला जाता है। यही है पूरा, यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा भी तरीका है, हम ग्राफ से किस तरीके से देख सकते हैं कि सैचुरेशन हो रहा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से आराम से देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने ये कौन सा है, कॉमन बेस वाले का, देखो कॉमन बेस का हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से ड्रॉ किया था। ऐसा था जहाँ पे हम आई को आउटपुट करंट आई थी, आई को कोई भी एक फिक्स आई के लिए हम क्या करते थे, आई सी वर्सेज वी सी बी ड्रॉ करते थे। अब देखो अगर मेरे को कट ऑफ किससे डिसाइड होगा, मेरा कट ऑफ मेरा बेसिकली इनपुट से डिसाइड हो जाता है, और वो ज़रूरी भी है। कट ऑफ जो होगा मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड होता है, ठीक है। अब वो क्यों? क्योंकि मेरा जो जेई जंक्शन है वो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर वो रिवर्स में होगा तो कट ऑफ में जाएगा ना, तो मेरा जो जेई जंक्शन है वो तो इनपुट वाला है, तो मेरा इनपुट डिसाइड करेगा बेसिकली कि जो जेई जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस में। अगर वो रिवर्स बायस हो गया मेरा जेई जंक्शन तो कट ऑफ हो जाएगा। अब देखो जेई जंक्शन को रिवर्स बायस कब होगा, अगर मान लो मेरा आई जो है इनपुट करंट जो थी वो 0 से छोटी हो जाए, तो मुझे पता है कि मेरा जो डायोड होगा इनपुट वाला डायोड वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो आउटपुट वाला डायोड तो वैसे भी रिवर्स बायस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। ठीक है, यही बात है। और अब सैचुरेशन रीजन को अगर मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, सैचुरेशन रीजन आउटपुट कर उसे देखते हैं। तो अगर मेरा वीसीबी जो है वो यहाँ चला गया, मेरा नेगेटिव रीजन में चला गया, तो मैं क्या कहूँगा, ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। और अगर मैं कॉमन इमीटर के लिए देखना चाहता हूँ तो उसका भी क्या होता है, इनपुट से हम देखते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन कैसे देखूँगी, देखो इनपुट का कर्व कैसा था, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इनपुट का कर्व फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह था, ऐसा था। तो अगर मेरा ये आई बी था मेरा, तो अगर मेरा जो वी बी है वो लेस देन 0.7 है, तो मेरा जो आई बी है वो 0 हो जाएगा। और हमारा आई बी अगर नेगेटिव होता है या 0 से छोटा होता है, इस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो कट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इनपुट डायोड होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो जेई जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में होता है, कट ऑफ रीजन में चला जाता है। और अगर मैं आउटपुट के लिए तो आराम से देख सकता हूँ, अगर मेरा वी जो है वो बेसिकली अगर मेरा लेस देन 0 हो गया, ये 0, मैं तो कहूँगा कि अगर हम अगर मेरा वी जो है वो लेस देन 0.7 हो गया, वी से छोटा हो गया, क्योंकि ये वी है, तो मेरा डायोड किस में हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा कॉमन एमिटर के केस में। तो यही कारण है कि हमें मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो कर्व है आउटपुट कर्व वो पता होने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या था, वी को नेगेटिव में जाना जरूरी था, जबकि यहाँ पे क्या वी अगर हमारा वी से कम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये क्या सैचुरेशन जोन में चला जाएगा। और ये होना भी केस सही है, क्योंकि हमें पता है कि वी क्या होता है, वी क्या होता है मेरा, वी इज इक्वल होता है मेरा वी प्लस वी इजंट इट। अब अगर मैं कहता हूँ सैचुरेशन में जाने के लिए इसको नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है। मान लो ये नेगेटिव में जाता है, 0 से छोटा जाता है, तो सिंपल बात है ये 0 से छोटा जाएगा, तभी तो मेरा, अगर ये 0 से छोटा जाता है तो मेरा वी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वी से छोटा हो जाएगा। ये नेगेटिव में होगा तो, क्योंकि वी में समथिंग घटेगा,
तो मेरा क्या हो जाएगा? तो सिंपल बात है कि वी सी इज़ लेस देन वी बी या फिर वी सी बी लेस देन 0, दोनों बात सेम ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो कट ऑफ रीजन का कुड ऑल्सो बी सीन इन दिस फैशन। तुमने कट ऑफ रीजन को देखा, तो कट ऑफ रीजन की अगर हम बात करें तो कट ऑफ रीजन में हम देख सकते हैं कि ये हम कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की अब तक हमने कट ऑफ रीजन में, कि हमारा जो इनपुट करंट होता है ना वो 0 हो जाता है। तो अगर मान लो मेरा इनपुट करंट आई भी 0 है, आई भी 0 है, तो वो सिंपल बात है कि कट ऑफ रीजन को इंडिकेट कर रहा है। या फिर कोई भी मान लो मेरा आई ई है, कॉमन बेस वाले केस में देखा था कि हमारा जो आई ई था वो 0 हो गया था, तो भी हमारा क्या हुआ था? कट ऑफ रीजन में चला गया था। और इसको हम देख भी सकते हैं यहाँ से। देखो, अगर मैं आई बी को 0 रखता हूँ, आई बी को 0 रखा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल कितना हो जाएगा? वी सी अपॉन आई सी। आई सी इक्वल टू बीटा आई बी होता है। तो अगर मेरा आई बी 0 है तो आई सी भी 0 हो जाएगा, आई सी 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा मेरा कट ऑफ। सिंपल बात। ठीक है, कट ऑफ तो वी सी बी की, तो वी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? वी सी ई, तो वी सी का वैल्यू लगभग वी सी सी हो जाएगा। और वी सी बी का वैल्यू मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर वी सी बी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ तो हमने क्या चीज़ डिस्कस किया कि जब कट ऑफ रीजन होता है तो हमारा जो इनपुट करंट है, चाहे वो आई बी हो, आई सी हो, आई ई हो, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस में हमारा इनपुट करंट आई ई था, कॉमन इमीटर में हमारा आई बी था, कॉमन कलेक्टर वाले में आई सी हो जाता है। ठीक है, तो वो इनपुट जो करंट होता है वो हमारा 0 हो जाता है। अगर हमारा ये वाला करंट 0 हो गया, बेसिकली तीनों मान लो हमारे करंट 0 हो गए। करंट 0 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ वोल्टेज वी सी सी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वी सी जो होता है ना उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लगभग वी सी सी होता है। तो कट ऑफ की ये भी पहचान है कि वी सी बहुत ज़्यादा होता है, वी सी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वी सी और वी सी माइनस वी बी, तो वी बी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है वी सी सी के कंपेरिजन में। तो वी सी बी लगभग वी सी अगर मैं मानूँ तो वी सी बी का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या है? कट ऑफ रीजन की पहचान है कि जब इनपुट करंट आपको 0 दिखे, या वी सी बी या वी सी का जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा दिखे, तो ये हमारे इंडिकेटर होते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में है। अब सैचुरेशन रीजन की क्या पहचान है? कॉमन बेस के लिए हमने देखा था कि अगर वी सी बी इज लेस देन 0 तो सैचुरेशन जोन में चला जाएगा। कॉमन इमीटर के लिए हमने देखा था कि जो वी सी ई होता है उसका वैल्यू क्या होता है? लगभग लेस देन 0 हो जाता है। या मैं कहूँ कि इन ए स्ट्रिक्ट सेंस अगर मैं बात, तो वी सी ई इज लेस देन वी बी ई। अगर ये हो जाता है कॉमन इमीटर वाले केस में, तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। ठीक है, चलो, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि एक्टिव रीजन में क्या होता है। हमें पता है वी सी इज इक्वल टू वी सी बी प्लस वी बी होता है। एक्टिव रीजन में क्या होता है? वी बी इज इक्वल टू कितना होता है? 0.7 वोल्ट। और सैचुरेशन रीजन में भी क्या होता है? वी बी इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। क्योंकि जेई तो भाई फॉरवर्ड बाइस में, दोनों ही केस में क्या है? जेई फॉरवर्ड बाइस में। जेई फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है कि जो जेई के अक्रॉस जो डायोडिक ड्रॉप है वो तो 0.7 होगा। तो दोनों ही केस में क्या है? ये 0.7 है। तो एक्टिव रीजन की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव रीजन के लिए मेरा वी सी बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वी सी बी ग्रेटर देन 0 का मतलब मेरा क्या होना चाहिए? वी सी बी अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो वी सी कितना होगा मेरा? कि 0 से समथिंग ग्रेटर देन वी बी। तो मेरा वी सी जो होगा ना वो ग्रेटर 0.7, मतलब मेरा वी सी अगर मेरा वी बी से बड़ा है तो मैं कहूँगा कि एक्टिव रीजन में है। और अगर मेरा वी सी वी बी से छोटा है तो मैं कहूँगा सैचुरेशन रीजन में। सिंपल कंडीशन। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जो करंट है वो 0 नहीं है, लेकिन इस बार क्या हो गया? हमारा वी सी ई लगभग 0 है। अगर हमारा लगभग वी सी ई 0 है तो जो हमारा आर का वैल्यू आएगा इसके अक्रॉस वो नियरली 0 होगा। और रेजिस्टेंस जो मतलब ट्रांजिस्टर जो रेजिस्टेंस ऊपर कर रहा है ना वो नियरली 0 है। इसका मतलब क्या है? ये फॉरवर्ड बाइस में है। अब हम कैसे चेक करें? कुछ प्रोसीजर हैं एस्टैब्लिश्ड जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है या कट ऑफ रीजन में है या ये एक्टिव रीजन में है। मेनली हम कट ऑफ रीजन को तो आराम से चेक कर सकते हैं। पहला ट्रांजिस्टर चेक किया, अगर हमारा जो वी बी है उसका वैल्यू अगर 0.7 से कम आ रहा है तो हम कह देंगे कि भाई साहब ये, और या फिर करंट हमारे लगभग 0 आ रहा है तो हम कह देंगे कट ऑफ में है, क्योंकि पहला वाला डायोड ही
रिवर्स बायस में हो गया। लेकिन अगर हमें सैचुरेशन या एक्टिव रीजन में से कौन सा वो डिसाइड करना हो तो हम वो कैसे करते हैं, उसके कुछ प्रोसीजर है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमें आईसी सेट का वैल्यू दिया होता है जनरली, अगर नहीं दिया होता है तो हमें क्या होता है, आईसी सेट का वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, वीसी सेट का वैल्यू आपको दिया होगा। मान लो वीसी सेट का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, या तो आईसी सेट का वैल्यू देते नहीं हो, वीसी सेट का वैल्यू डेफिनेटली गिवन होता है। अगर हमारा वीसी सेट का वैल्यू जैसे ही दिया होता है तो आप आउटपुट में केवीएल लगा के आप आईसी सेट का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से जो आएगा ना आईसी सेट, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। हमने आईसी सेट का वैल्यू निकाल लिया। अब एक तो सैचुरेशन वाला जो केस होता है ना, उसमें हमारे जो बीटा आई बी ये वाले फॉर्मूले ये वाले केस काम नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट में केवीएल लगाया हमने और हमने आईसी सेट का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इनपुट में केवीएल लगाएंगे और आईबी का वैल्यू फाइंड करेंगे। आईबी का वैल्यू आ गया, आईबी का जैसे ही वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है, इस आईबी के वैल्यू से मैं आईसी का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा किस एक्टिव वाले जोन से। मैंने रीजन को एक्टिव में जूम किया कि मैं मानता हूँ कि एक्टिव रीजन में है डायोड, और मैं यहाँ से आईसी का वैल्यू कैसे निकालूंगा, बीटा आईबी। अब इन दोनों आईबी का जो वैल्यू था इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 3 कहता हूँ इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं कंपेयर करता हूँ। तो अगर मेरा आईसी का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में आया वो आईसी सेट से बड़ा है तो मेरा जो ट्रांजिस्टर वो सैचुरेशन रीजन में हो जाएगा। और अगर मेरा वैल्यू जो है आईसी सेट का छोटा आया तो वो एक्टिव रीजन में हो जाएगा। ये हुआ हमारा मेथड नंबर 1। अब मेरा मेथड नंबर 2 भी है। वो कैसा, ये आईसी सेट का वैल्यू आया। अब मैं आईसी सेट की वैल्यू से मैं बीटा आईबी मिनिमम कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो कैसे कि मैं आईसी सेट कैलकुलेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 1 से, मैं आईसी सेट ये वाला डिवाइडेड बाय बीटा करता हूँ, एक्टिव रीजन वाला बीटा, ठीक है, ये किया। और मैंने इससे जो वैल्यू आएगा ना उस वैल्यू को मैं कह देता हूँ आईबी मिनिमम। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ इस केस में। और मैं तीसरे नंबर पे करते क्या हूँ, आईबी को मैं केवीएल लगा के फाइंड करता हूँ। इन दोनों आईबी को मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है, इन दोनों आईबी को कंपेयर करके मेरे को अगर मेरा आईबी जो है वो आईबी मिनिमम से बड़ा है तो मैं कह दूंगा कि आईबी मिनिमम, देखो इस तरीके से आईबी मिनिमम से अगर बड़ा है तो मैं कहूँगा कि सैचुरेशन में है। और अगर मेरा आईबी जो आया वो छोटा है तो मैं कहूँगा कि ये एक्टिव रीजन में है। तीसरा मेथड में क्या है, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने आईसी सेट फाइंड किया, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने आईबी फाइंड किया। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, इससे हमें बीटा सेट का वैल्यू मिलेगा। बीटा सेट का वैल्यू फाइंड किया और जो गिवन बीटा का वैल्यू है एक्टिव रीजन के लिए उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये जो बीटा एस का वैल्यू है ना, अगर वो छोटा है बीटा एक्टिव वाले से तो हम कहेंगे सैचुरेशन में, अदरवाइज इट इज इन द एक्टिव रीजन। और हार्ड सैचुरेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो ये बीटा का वैल्यू होता है, मान लो एक्टिव रीजन के लिए 100 दिया हुआ है, तो हार्ड सैचुरेशन के लिए हम बीटा का वैल्यू बहुत कम चूज करते हैं, वेरी वेरी लेस देन बीटा। अगर आई सेट नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे, अज्यूम द सैचुरेशन रीजन और हम सर्किट को सोल्व करते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्टिव रीजन, और वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। विल डिस्कस लेटर।